हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक छोटा सा पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन वॉच इट। देखिए, मनी मनी इज जस्ट नॉट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इट्स ए फॉर्म ऑफ पावर। ये पावर भी है मनी, बट व्हेन दिस पावर फ्लो इन रॉन्ग डायरेक्शन, जब यही पावर रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा, देन इट कैन डिस्ट्रॉय होल इकोनॉमी। ये होल इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। लाइक इन्फ्लेशन हो जाएगा और रिसेशन भी हो सकता है। दोनों चीज़ें इकोनॉमी के लिए ठीक ठाक नहीं रहेगा, ठीक ठाक नहीं है। तो ये सब चीज़ों को टू कंट्रोल एंड मैनेज दिस पावर, मॉनेटरी प्ले केम इनटू मॉनेटरी पॉलिसी केम इनटू प्ले। In today's session, we will decode each tools with real world logic। जितना भी टूल्स हम इस चैप्टर में इस सेशन में पढ़ाएंगे उसको हम डीपली समझेंगे। आज का क्लास है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों एक छोटी सी बात, ये हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन बिलीव मी, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, डब्ल्यूबीसीएस हो, स्टेट पीएससी, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, सीजीएल, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहे हो तो, या फिर इकोनॉमिक्स में अगर आपको जेन्युइनली कुछ समझना है तो ये वीडियो आपको एक बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर कंसेप्ट देगा with real example। Every tools of monetary policy explained in a precise manner। बहुत मेहनत किया मैंने, with clear logic के साथ आपको समझने का प्रयास किया जाएगा। So make sure you don't skip anything or you might miss an important concept। So let's start the topic। देखिए, द टाइप ऑफ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स। दोनों चीज़ों में हम इसको, दोनों कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इसको हम जनरल टूल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्वालिटेटिव टूल्स है इसको हम सिलेक्टिव बोलते हैं, इसको हम सिलेक्टिव टूल्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिए। ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इसका मेन भूमिका है जो मनी सप्लाइड एक इकोनॉमी में है उसको कंट्रोल करना, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करना। और जो क्वालिटेटिव टूल्स है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्रेडिट को, जो अमाउंट जो सप्लाइड मनी है उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना, कि नहीं ये इतना अमाउंट इस सेक्टर में जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होता है। क्यों इसको जनरल बोलते हैं? क्योंकि ये होल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक टोटल इकोनॉमी को ये कंट्रोल कर सकता है। मनी फ्लो को लेकर, मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, ठीक है। मनी प्राइस कंट्रोल कर सकता है, करेंसी का जो फॉरेन करेंसी है उसको स्टेबल रख सकता है, ये होता है इसका काम। या फिर जो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव टूल्स बोलते हैं, क्योंकि ये फुल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब इसका जो कंट्रोल सिस्टम है
इसका कंट्रोल सिस्टम फुल इकोनॉमी को चेंजेस कर सकता है। और जो क्वालिटेटिव टूल्स है ये एक स्पेसिफिक सेक्टर में या फिर स्पेसिफिक सेक्टर को ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बैंक को डायरेक्शन दिया कि आपका जो लोन का अमाउंट, जो लोन आप इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हो वो इंडस्ट्री को कम प्रोवाइड कीजिए, उससे बदले आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा अमाउंट दीजिए। मतलब एक ये क्वालिटेटिव टूल्स है। ये क्या किया, मनी का जो फ्लो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर दिया कि नहीं, आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा लोन देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको संभालिए एग्रीकल्चर को, क्योंकि फूड शॉर्टेज हो रहा है। तो एक स्पेसिफिक सेक्टर को गवर्न करता है या फिर कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये सिलेक्टिव होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये टाइप ऑफ टूल्स हो गया। देखिए रेपो रेट और एक चीज़ है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये दोनों चीज़ें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का भाग है। इसका ही एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म्स के लिए तो एलएएफ का ही हिस्सा है ये रेपो और रिवर्स रेपो रेट। ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है और इसका मेन जो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मनी का जो सप्लाइड है, जो मनी अवेलेबल एक इकोनॉमी में होता है, उसको घटाना या फिर बढ़ाना, मतलब मनी सप्लाइड को कंट्रोल करना। ये उसका मेन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। रेपो रेट आरबीआई कमर्शियल को मनी देता है एज ए लोन आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है। तो ये रेपो रेट क्या होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, अगर ये घट जाएगा, रेपो रेट इंटरेस्ट अगर घट जाएगा, देखिए तो लोन बिकम चीपर हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई तो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये जो लोन प्रोवाइड कर रहा है इसका इंटरेस्ट रेट अगर घट जाएगा तो कमर्शियल बैंक को इजीली अवेलेबल मनी आ जाएगा, उसके पास मनी सप्लाइड आ जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई हो गया, पीएनबी, उसके पास अगर मनी अवेलेबल हो जाएगा तो वो तो लोन कस्टमर के देगा। तो एक कमर्शियल बैंक कस्टमर को लोन देगा, वो भी कम इंटरेस्ट पर, क्योंकि उसको भी तो कम इंटरेस्ट पर मिला, तो इसलिए लोन चीपर हो जाता है। अगर लोन चीपर हो जाएगा, देखिए अगर रेपो रेट घट जाएगा लोन बिकम्स चीपर। अगर लोन चीपर हो जाएगा तो हम लोग जो बोरो करते हैं, जो लोन लेते हैं, उसका वैल्यूएशन सोचो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मगर ज़्यादा लोग या फिर ज़्यादा इंडस्ट्री आएगा लोन लेने के लिए। इसका ठीक उल्टा होता है, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट में लोन नहीं मिलेगा अब आरबीआई से। तो इसलिए उसके पास जो सप्लाइड मनी है वो भी कम आ जाएगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट से लोन नहीं लेगा। अगर वो लोन कम लेगा या फिर नहीं लेगा तो उसके पास सप्लाइड मनी कम हो जाएगा, जिससे लोन बिकम कॉस्टली हो जाएगा और हमारा जो बोरोइंग है वो भी घट जाएगा, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। यह था रेपो रेट का कंसेप्ट। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट ये ठीक उल्टा होता है। आरबीआई बैंक से लोन लेता है,
अब बैंक बैंक से आरबीआई के पास जाएगा। अब जो बैंक है, बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवर्स रेपो रेट है, अगर ये बढ़ जाएगा, मतलब अगर ये ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो बैंक बैंक को लगेगा कि इंटरेस्ट तो सफिशिएंट मिल रहा है, चलिए मेरा जो एक्सेस मनी है उसको हम आरबीआई के पास रख देते हैं। उसका एक ह्यूज अमाउंट वो आरबीआई के पास रख देगा, क्योंकि उसको एक स्टेबल, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब वो आरबीआई के पास उसका पैसा रख देगा। जिससे क्या होगा, बैंक का जो पैसा अवेलेबल सप्लाइड मनी है वो घट जाएगा, मतलब हम लोगों को लोन लेना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है, तो लोन बिकम कॉस्टली हो जाएगा। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाए तो मैक्सिमम पैसा बैंक आरबीआई के पास रख देता है, इसलिए बैंक के पास अमाउंट घट जाता है, उसके जो अवेलेबल मनी होता है, एनडीटीएल बोलते हैं उसको, अगर वो घट जाएगा तो अवेलेबल लोन हम लोगों को नहीं मिलेगा, या फिर बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। अगर कॉस्टली हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो उससे बोरोइंग भी घट जाएगा, हम लोग लोन नहीं लेंगे। अब रिवर्स रेपो रेट अगर घट जाता है, रिवर्स रेपो रेट, तो लोन बिकम चीपर्स हो जाता है, क्योंकि बैंक आरबीआई के पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया ना। वो क्या करेगा, बैंक कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता रहेगा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा पैसा देगा, तो इससे ये हो जाएगा, लोन चीपर हो जाएगा। अगर लोन चीपर हो जाएगा तो बोरोइंग बढ़ जाएगा, लोन ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट। व्हाट इज एनडीटीएल? देखिए, एनडीटीएल का कंसेप्ट समझते हैं। सीआरआर और एसएलआर, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टूल्स जो होता है, ये कुछ पैसा रिजर्व के फर्म में आरबीआई के पास या फिर बैंक खुद के पास रखना पड़ता है। तो ये जो परसेंटेज रखना पड़ता है, ये एनडीटीएल का परसेंटेज होता है। तो इस एनडीटीएल क्या होता है, इसलिए इस दोनों एसएलआर और सीआरआर से ही ये डिडक्शन होता है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली एक स्लाइड में इसको डिस्कशन किया है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं एनडीटीएल को, उसके बाद हम सीआरआर को समझेंगे, अदर्स टूल्स को। एनडीटीएल क्या होता है, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी माइनस डिपॉजिट विद अदर बैंक। डिमांड लायबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए एसबीआई के पास लोग करंट अकाउंट करते हैं या फिर सेविंग अकाउंट भी करते हैं। तो मान लीजिए एसबीआई के जो डिमांड लायबिलिटी होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। ये जो अकाउंट होता है, ये कस्टमर का उस टाइप का अकाउंट होता है जब कस्टमर चाहे उस पैसा का विड्रॉ कर सकता है, जब चाहे, इसलिए इसको डिमांड ऑन डिमांड इसको देना पड़ेगा बैंक को, इसलिए इसको डिमांड लायबिलिटीज़ है, जब डिमांड करेगा उसको देना पड़ेगा। ये क्या होता है, टाइम लायबिलिटीज़, ये होता है एफडी जो फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, और जो आरडी बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ये दोनों चीज़ आता है टाइम लायबिलिटीज़ में, और भी है शायद, तो ये चीज़ आता है। ये दोनों को अगर काउंट किया जाए तो एनडीटीएल आता है। लेकिन बैंक का तो खुद का पैसा होता है, तो बैंक अगर एसबीआई एसबीआई जब पैसा दूसरे बैंक से, मान लीजिए पीएनबी से, अगर पीएनबी से मान लीजिए कुछ पैसा डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए 50 करोड़ रुपीज़, ठीक है, तो ये डिपॉजिट मनी, ये ये दोनों से डिडक्शन हो जाएगा।
जो पैसा बचेगा उसको हम एनडीटीएल बोलते हैं। चलिए इसको और एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए टोटल डिमांड लाइबिलिटी जो होता है करंट अकाउंट जो सेविंग हो रहा है रेगुलर बेसिस पर, वो मान लीजिए सेविंग करंट मिलाकर 100 सीआर एक बैंक में, एसबीआई बैंक में मान लीजिए 100 सीआर डिमांड लाइबिलिटी पर जमा हुआ है। प्लस क्या हुआ 200 सीआर मान लीजिए ये भी हो गया टाइम लाइबिलिटीज पर, जो कस्टमर आया बैंक में वो एफडी किया और आरडी किया 200 करोड़ का, टोटल मिलाकर मान लीजिए 300 रुपीज़ हो गया, 300 करोड़ रुपीज़ हो गया। इसमें से अगर 50 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया अदर्स बैंक ने, एसबीआई ने, जो एसबीआई बैंक का हो रहा है ना हिसाब, अगर इस मनी से ही अगर 50 करोड़ रुपीज़ पीएनबी से मान लीजिए ये पीएनबी को दे दिया एज ए डिपॉजिट कर दिया, तो अब एनडीटीएल जो होगा देखिए 100 प्लस 200 ये 300 करोड़ हो गया। इससे ये 50 करोड़ जो पीएनबी को दे दिया है ये डिडक्शन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 300 सीआर 50 सीआर सॉरी। तो टोटल जो एनडीटीएल बैंक के पास अवेलेबल मनी रहेगा वो पैसा वो कस्टमर को एज ए लोन प्रोवाइड कर सकता है, वो होता है 250 सीआर। ये 250 सीआर बैंक का सप्लाइड मनी है, मतलब ये पैसा बैंक के पास होता है, ये पैसा बैंक किसको, कस्टमर को एज ए लोन दे सकता है। आई होप आपको एनडीटीएल का कैसे निकलता है आपको समझ में आ गया। देखिए डिमांड लाइबिलिटीज़ जो हो गया, जो करंट हो गया अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों मिलाकर डिमांड लाइबिलिटी हो गया, टाइम लाइबिलिटी हो गया एफडी का और रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह जो होता है, जो एक लॉन्ग टर्म्स के लिए 5 ईयर्स के लिए होता है, उससे पहले वो पैसा वो निकल नहीं सकता, ठीक है। अगर उससे पहले निकला तो उसको लॉस हो सकता है। तो ये सीआरआर और एसएलआर में यूज़ होगा, देख लीजिए एक बार, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन किया। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये जो बोल रहा सीआरआर है, बोल रहा था जो सीआरआर इसमें यूज़ होगा एनडीटीएल। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ए बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये एनडीटीएल बैंक के पास जो पैसा अवेलेबल है उसका कुछ परसेंटेज मान लीजिए 4% ये रिजर्व बैंक को देना पड़ेगा, इसके पास रिजर्व करना पड़ेगा ये 4%। ये 4% अगर रेट चल रहा है सीआरआर तो टोटल लाइबिलिटी मान लीजिए 1000 सीआर है, तो इसका 4% कितना होगा 40 करोड़। ये 40 करोड़ आरबीआई के पास एज ए कैश रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आरबीआई कुछ इंटरेस्ट नहीं देगा, कुछ भी इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस पैसे का। ये 40 करोड़ हो गया, तो बैंक कैन नॉट यूज़ दिस 40 करोड़। ये 40 करोड़ अगर आरबीआई के पास रख दिया तो ये 40 करोड़ तो जो एसबीआई बैंक है वो तो यूज़ नहीं कर सकता, एज ए लोन किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। तो इससे क्या होता है, जो मनी इनफ्लो होता है, जो मनी सप्लाइड है बैंक के पास अवेलेबल है, उसको रिड्यूस कर सकता है बैंक इस टूल्स के जरिए। मतलब इन्फ्लेशन अगर मार्केट में चल रहा है तो ये सीआरआर को बढ़ा सकता है। अगर सीआरआर बढ़ा दिया तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा। ये होता है टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पोर्टेंट टूल्स है। एसएलआर इसमें भी जो एनडीटीएल होता है वो एनडीटीएल का ही पार्ट्स काटा जाता है। मतलब एनडीटीएल में अगर आपका अवेलेबल अमाउंट होता है 1000 रुपया, 1000 सीआर 1000 सीआर आपके पास है अवेलेबल मनी बैंक के पास है। अगर बैंक के पास 1000 सीआर है, उससे उस अमाउंट से जो 80% टाइप का होता है, अगर 80% एसएलआर के फॉर्म में रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाएगा,
नॉट आरबीआई, आरबीआई के पास नहीं, नॉट इन आरबीआई, ये खुद के पास रखा जाता है। मतलब अगर एसबीआई बैंक एसएलआर रेट को रखेगा रिजर्व, तो खुद के पास ही रखेगा, वो आरबीआई के पास नहीं रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर ये 18% हो गया, मान लीजिए एनडीटीएल मतलब जो अवेलेबल मनी बैंक के पास होता है उसका 80%, ये 1000 करोड़ का 80% वो खुद के पास रखेगा, मतलब 180 सीआर। बाकी जो अमाउंट बचेगा, मतलब जो 720 टाइप का 720 करोड़, ये रुपया वो बैंक लोन एज ए लोन पब्लिक को दे सकता है। ये 180 करोड़ वो खुद के पास रखना होगा, इसका वो बैंक लोन नहीं दे सकता किसी पब्लिक को, किसी कस्टमर को। तो ये होता है। तो ये होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन को। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, ये एनडीटीएल का मिनिमम एक परसेंटेज होता है, एक पोर्शन होता है, एक छोटा सा उसका पार्ट्स होता है अमाउंट का, जो लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट मतलब जो इजीली हम उसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एज ए मनी यूज़ कर सकते हैं उसको हम लिक्विड। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड तो इजीली हम कैश उसको इजीली कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इसको हम लिक्विड बोलते हैं। तो उसके फॉर्म में वो रखेगा, उसके खुद के पास रखेगा एसएलआर, मतलब एसबीआई वो खुद के पास रखेगा, एसबीआई या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक हो वो खुद के पास ही रखेगा ये परसेंटेज, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर सकते एज ए लोन। तो अगर हायर एसएलआर हो गया तो बैंक के पास अवेलेबल लोन देने का जो पैसा एनडीटीएल वो कम हो जाएगा, तो इसलिए लोन बिकम कॉस्टली हो जाएगा। सपोज एसएलआर 18% है, बैंक एनडीटीएल 1000 है, जो मैंने बोला वो मैंने डिस्कशन कर दिया है, देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, बैंक रेट देखिए, बैंक रेट और रेपो रेट में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। रेपो रेट में वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है और ये तो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है। देखिए, जो रेपो रेट होता है वहाँ पर लोन लेने के लिए एज ए कोलैटरल कुछ रखना पड़ता है, ठीक है, एज ए कुछ कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जैसे जो हो गया बॉन्ड पेपर्स हो गया, वो रखना पड़ता है रेपो रेट के लिए। लेकिन बैंक रेट में कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। बैंक रेट एक ऐसा रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। सेम टाइप का कंसेप्ट वो जैसे रेपो में था, लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी कोलैटरल में आपको लोन मिल जाएगा लॉन्ग टर्म्स के लिए। कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा बैंक रेट में, वहाँ पर रखना पड़ेगा, यही डिफरेंस है। बैंक रेट अगर बढ़ जाएगा, सेम कंसेप्ट है, लोन बिकम कॉस्टली हो जाएगा। अगर बैंक रेट ज़्यादा हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई बैंक रेट ज़्यादा हो जाएगा तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो लोन देगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाएगा तो लोन बिकम कॉस्टली, ठीक है। हम लोगों को भी इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा अगर लोन लिए तो ये था बैंक रेट का डिफरेंस। और जो बैंक रेट होता है ये लॉन्ग टर्म्स के लिए मैंने बोला, जो लॉन्ग टर्म्स मतलब मोर देन 90, शॉर्ट टर्म्स मतलब लेस देन 90, ये चीज़ आपको समझना है। ये था बैंक रेट। वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है, आरबीआई बॉन्ड को सेल करता है ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट मतलब पब्लिक इंटरफेयर नहीं कर सकता, ओनली बैंक, कमर्शियल बैंक और आरबीआई। आरबीआई के दोनों थ्रू में होता है, दोनों में होता है, आरबीआई और जो होता है कमर्शियल बैंक।
जब देखिए, जब बॉन्ड को बाय किया जाता है, आरबीआई 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 जो ये होता है बैंक, ठीक है। अगर बाय किया, आरबीआई ने अगर बाय किया बैंक से, क्या, ये बॉन्ड ले लिया, मतलब आरबीआई को क्या देना होगा, पैसा देना होगा। इसको हम राउंड से डिनोट करते हैं, पैसा देना होगा। आरबीआई अगर बैंक को पैसा देगा तो बैंक के पास अवेलेबल मनी हो जाएगा, सप्लाइड मनी बढ़ जाएगा। अगर बैंक के पास सप्लाइड मनी बढ़ जाएगा तो लोन बिकम चीपर हो जाएगा ना, क्योंकि बैंक बैंक का जो अमाउंट है, बैंक का फंड बढ़ जाएगा तो लोन बिकम्स चीपर। जब आरबीआई सेल करेगा, अगर आरबीआई ने बैंक को बॉन्ड दिया, आरबीआई ने सेल किया, तो बैंक क्या करेगा, आरबीआई को मनी देगा। अब जब आरबीआई को मनी देगा तो बैंक का जो फंड है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब लोन कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा। तो ये होता है ये कंसेप्ट। अगर आरबीआई बॉन्ड को आरबीआई बाई कर लिया तो बैंक का फंड बढ़ जाएगा, जिससे लोन चीपर हो जाएगा। और अगर आरबीआई सेल कर दिया बॉन्ड को तो बैंक का फंड घट जाएगा, इससे लोन कॉस्टली हो जाएगा। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, एमएसएफ इज़ ए फैसिलिटी बाय आरबीआई। ये आरबीआई से, एमएसएफ में क्या होता है, आरबीआई से लोन लेता है कौन, आरबीआई से बैंक लोन लेता है, ठीक है। ये इमरजेंसी लोन होता है, इसका टर्म्स एक दिन के लिए होता है, एक वन नाइट के लिए होता है, लोन गिवन फॉर वन नाइट। इसका रेपो रेट, इसका जो रेपो रेट होता है, अगर रेपो रेट चल रहा है 4%, तो एमएसएफ का जो रेट होगा वो 4.25% होगा, मतलब 25% ज़्यादा होता है। किससे, रेपो रेट से। एमएसएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट से 0.25 ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इमरजेंसी के लिए होता है, जो आरबीआई बैंक को देता है, और इसका कुछ कंडीशंस है। जब आरबीआई लोन देगा बैंक को, तब बैंक को आरबीआई से कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखना पड़ेगा, वो होता है जो उसके पास एसएलआर सिक्योरिटी था, एसएलआर के फॉर्म में जो सिक्योरिटी था ना बैंक के पास। एसएलआर में क्या होता है, वो खुद के पास एज ए सिक्योरिटी कुछ पैसा लगता है रिजर्व के फॉर्म में, वो पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा। वो अगर उसको एमएसएफ में लोन चाहिए, इमरजेंसी में अगर उसको लोन चाहिए, तो एसएलआर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके बैंक खुद के पास रखा है एज ए रिजर्व, वो रिजर्व बिल आरबीआई के पास गिरवी रखना पड़ेगा, अगर वो एमएसएफ लोन लेना चाहता है। मतलब इमरजेंसी लोन एक नाइट के लिए अगर लेना पड़े, तो वो जो एसएलआर में सिक्योरिटी बैंक उसके पास रखा था वो रखना पड़ेगा। ये होता है एमएसएफ। क्वालिटेटिव टूल्स, ये हो गया क्वांटिटेटिव टूल्स। अब आता है क्वालिटेटिव टूल्स, इसको सिलेक्टिव टूल्स भी बोलते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, आरबीआई सेट मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट व्हाइल गिविंग लोन। आरबीआई एक मार्जिन को सेट कर देता है, बैंक को बोलता है कि अगर आपको गोल्ड लोन देना है पब्लिक को, तो उसका एक पोर्शन आप रख लीजिएगा एज ए मार्जिन। आपने मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि आपने बैंक गया, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपको गोल्ड लोन लेना है, तो आप बैंक के पास जाओगे, तो मान लीजिए आपके जो
गोल्ड है उसका प्राइस है 1 लाख रुपया। ये आपने बैंक को दे दिया, बैंक आपको 60,000 प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये जो 40% मतलब ये 40,000 का, ये 40,000 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये मार्जिन है, ये बैंक खुद के पास रख लेगा। तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये आरबीआई सेट करता है कि आप मिनिमम मार्जिन रखिए। ये क्यों करता है, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो पैसा है, इस पैसा को घटाने के लिए कि आपके पास ज़्यादा पैसा ना हो, क्योंकि आप मे बी यू कैन यूज़ दिस मनी इन स्पेकुलेटिव पर्पस, मतलब आप शेयर खरीद सकते हैं जो हाईली रिस्क होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाइड को कंट्रोल करने के लिए ये मार्जिन सिस्टम होता है। मोरल सुएंस, देखिए ये कंसेप्ट एक बात देख लीजिए। मोरल सुएसन, आरबीआई रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस करता है या फिर अपील करता है बैंक से। ये इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। आरबीआई ने बोल दिया आपको मानना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। आप नहीं भी मान सकते हो, बट एज ए सेंट्रल बैंक, एज ए बैंकर ऑफ बैंक, सब लोग मान ही लेते हैं इसका बात, ठीक है। तो बैंक ने, अगर आरबीआई ने बोला कि जो लग्जरी गुड्स है उस पर आप लोन का अमाउंट उसको कम दीजिए या फिर उसको लोन मत दीजिए, उसके बदले आप जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर जो एमएसएमई छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको आप लोन प्रोवाइड कीजिए इंस्टेड ऑफ लग्जरीज गुड्स। तो ये एक रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है। ये कमर्शियल बैंक ज़्यादातर मान ही लेता है, लेकिन नहीं भी मान सकता है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि मानना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, ओके। तो ये होता है मोरल सुएसन। क्रेडिट रेशनिंग, आरबीआई लिमिट द अमाउंट ऑफ लोन दैट बैंक कैन गिव यूज्ड इन प्रायोरिटी सेक्टर और क्राइसिस टाइम। सपोज ए बैंक हैज़ 100 करोड़ अवेलेबल फॉर लैंडिंग। मान लीजिए एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपया अवेलेबल है, तो आरबीआई ये एडवाइस दे सकता है बैंक को कि 40 करोड़ मिनिमम आप एग्रीकल्चर सेक्टर में दीजिए या स्मॉल इंडस्ट्री को दीजिए, ये 40% आपको देना पड़ेगा। तो ये होता है क्रेडिट रेशनिंग, मतलब क्रेडिट को रेशनिंग किया जा रहा है, कितना अमाउंट किस सेक्टर में जाएगा ये आरबीआई डिसाइड करता है। लेकिन ये शायद मैंडेटरी नहीं है, ये सिलेक्टिव सेक्टर है, तो ये क्रेडिट को रेशनिंग करता है। मतलब आरबीआई बोलता है, आरबीआई अदर्स बैंक को बोलता है कि इस सेक्टर में ज़्यादा पैसा दीजिए। तो ये होता है क्रेडिट रेशनिंग। अच्छा, कंप्लीट हो गया एलएफ। तो एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मैंने पहले बोल दिया कि इसका दो बाटों में, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एलएफ क्या होता है? एलएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो सप्लाइड लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स का डिस्कशन आज हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।